ओरिजिनल फाइल। तो इसमें देखिए सैम्पलिंग डिज़ाइन में पहले पॉपुलेशन को डिज़ाइन किया, फिर सैम्पलिंग फ्रेम को बनाया, सारे जितने भी यूनिट्स थे उसका लिस्ट बनाई, उसके बाद फिर ये सैम्पलिंग प्रोसीजर को डिटरमिन किया कि हमें प्रोबेबिलिटी लेना, भी बताएंगे ये दोनों क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी लिया। जो भी सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया उसके बाद हम लोगों ने अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज को डिटरमिन किया और सैम्पलिंग डिज़ाइन को एग्जीक्यूट किया। तो ये टोटल जो है सैम्पलिंग कैसे हम करते हैं इसका ये प्रोसेस है। पॉपुलेशन हमने बताया कि इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरेस्ट टू ए रिसर्चर। किसी भी रिसर्च में जितना भी यूनिट्स होती है, टोटल यूनिट्स पॉपुलेशन होती है। जैसे वाराणसी सिटी में पॉपुलेशन ऑफ 15 to 20 ईयर्स कितने होंगे, या मेल पॉपुलेशन कितनी है, या रूरल विमेन की संख्या कितनी है। तो जो भी आप स्टडी करना चाहते हो है उस पॉपुलेशन में कितने यूनिट्स इंक्लूडेड हैं, कितने हैं, दैट इज द पॉपुलेशन। कुछ पॉपुलेशन फाइनाइट होती है जिसमें हम मेंबर्स की यूनिट को काउंट कर लेते हैं, कुछ पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है जिसमें हम मेंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी टीचर्स की पॉपुलेशन फाइनाइट है, लेकिन रिवर में फिशेस कितने हैं ये हम नहीं बता सकते, या कोई रेडियो पे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं ये हम नहीं काउंट कर सकते। तो काउंटेबल पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट मीन्स कि उसकी लिमिट पता है, इनफाइनाइट मीन्स अनंत कुछ भी हो सकता है। सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि एक पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल ड्रॉ किया है उससे उस पॉपुलेशन की विशेषता के बारे में बताया, मतलब हम उसका इन्फ्रेंस कर सके एज अ रिसर्चर। सो द मेजर बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर and a measure based on the sample is known as statistic. So on the basis of statistic we want to know about the parameter of a population. एक स्लाइड और है इसमें ये और क्लियर कर रही है अबाउट पॉपुलेशन एंड प्रेजेंट में क्या रिलेशन है, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ये पॉपुलेशन है, इसमें से सैंपल लिया, तो पॉपुलेशन के मेजर्स को सपोज मीन एंड एसडी ऑफ पॉपुलेशन इज पैरामीटर एंड मीन एंड एसडी ऑफ सैंपल इज स्टैटिस्टिक। अभी मनोकामना सर पढ़ा रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो वो बताएंगे कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या अंतर है। सो वी मेजर the sample using statistics in order to draw inferences about the population and its parameter। तो सैंपल से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में असेस करते हैं। फिर हमने बताया टारगेट पॉपुलेशन जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, उसका एक पोर्शन जो अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स है वो एक्सेसिबल है, उनसे हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं। और कोशिश यही हमारा एफर्ट होता है कि हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कहना चाहिए कि पॉपुलेशन का एकदम मिनिएचर वर्जन, छोटा वर्जन होना चाहिए जिसमें पॉपुलेशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सैंपल में आ जाए। तो अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है उस कंडीशन में बायस या एरर प्रोड्यूस होता है। सो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का क्या मतलब हुआ कि इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड सैंपल विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज द पॉपुलेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जैसे हमने बताया कि किसी पॉपुलेशन में अगर 60% मेल है, 40% फीमेल है, रिलीजियस ओरिएंटेशन में सपोज 50% हिंदू है, 50% में आप मान लीजिए 20 and 10, 20 विल बी मुस्लिम, 20 विल बी क्रिश्चियन एंड 10 में अदर्स हैं। तो अगर सेम रिलीजियस ओरिएंटेशन मेरे हमारे सैंपल में भी है, इसी तरह से और भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन आपका जैसा वैसा ही अगर सैंपल है तो
उस कंडीशन में सैंपल को हम रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों होती है? जैसा हमने बताया कि कॉस्टली होता है, पॉपुलेशन पे स्टडी हम कर नहीं सकते हैं, सैंपल पे क्विक इजी मतलब हमें डेटा कलेक्शन होता है, हम प्रेडिक्ट और जनरलाइज कर सकते हैं, सैंपल पे हमको क्वालिटी डेटा मिलता है, ये सारी चीज़ें उसके फ़ायदे हैं। जब हम मैथमेटिकली जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो दो लॉज हैं जिसपे सैम्पलिंग की थ्योरी बेस्ड है। पहला लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, दोनों ही दूसरे से रिलेटेड है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हमने बताया कि अगर सैंपल को रैंडम लिया गया है और it is likely to possess almost the same characteristics if the size of the sample is large। अगर तो large size sample है, सारी चीजें एक जैसी होते हुए अगर सैंपल का साइज लार्ज है तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव भी होगा और जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत एक्यूरेट होंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर एक क्लास में हम 5 स्टूडेंट्स को हमने सैंपल किया और उसी क्लास में से हमने रैंडमली 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। अगर हमारा क्लास की स्ट्रेंथ सपोज 100, ठीक है, तो जो 5 लोगों को लिया उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा कि नहीं इस कोर्स में? कोई किसी क्लास टेस्ट में 20 में कोई 5 पाया, कोई 17 पाया, कोई 0 पाया, कोई कुछ पाया। लेकिन अगर सैंपल की यूनिट ज़्यादा है तो वेरिएशन कम होगा। एसडी आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सैंपल साइज कम होता है तो वेरिएशन ज़्यादा होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसको कॉमन सेंस से सोचो कि अगर हम 5 लोगों पे स्टडी कर रहे हैं तो 20 और 20 लोगों पे स्टडी कर रहे हैं तो जो भी स्कोर में वेरिएशन दिख रहा है वो 5 वाले में ज़्यादा होगा। अगर हमारे 20 में कोई 0 भी पाया है तो कोई 12 पाया है, 13 पाया है, 15 पाया, 7 पाया, तो स्कोर में वेरिएशन आपको कम दिखेगा। फ्रॉम 0 टू, अगर 20 नंबर का टेस्ट है तो 0 से लेकर सपोज 18 हाईएस्ट गया, तो उसमें जब यूनिट ज़्यादा है तो स्कोर में वेरिएशन आपको कम दिखेंगे। लेकिन अगर 5 स्टूडेंट को लिए तो एक को 0 मिला, दूसरे को 18 मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 8 नंबर मिला, तो किस कंडीशन में वेरिएशन ज़्यादा है? जब यूनिट कम है। तो सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए अगर सैंपल साइज ज़्यादा होगा तो उनमें जो भी वेरिएशन है वो कम होगा और जो भी सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए सैंपल साइज हम लोग लार्ज रखते हैं, कम से कम 100-200 सैम्पलिंग हम लोग करते हैं। लार्ज का क्राइटेरिया स्टैटिस्टिक्स में ये है कि 30 को स्टैंडर्डाइज्ड माना गया है कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट में। तो अगर 30 से ज़्यादा सैंपल है उसको हम लार्ज मानेंगे, 30 से कम है 30, लेस देन 30 इज स्मॉल साइज सैंपल। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं जो वेरिएशन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं क्लियर हुआ? क्यों नहीं क्लियर हुआ? जैसे उसको इस तरह से सोचो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं वो पूछ रहे थे कि आवाज ही नहीं आ रही है। हम फिर से बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएशन का मतलब ये होगा कि जितने सैंपल साइज कम होगा उतना ही वो वेरीड होगा, भिन्नता ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर सैंपल का साइज ज़्यादा होगा तो उसमें जो भी वेरिएशन है कुछ भी विशेषताओं पे वो कम होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। उसको हमने एक स्कोर के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अगर हम एक टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आप लोग का टेस्ट दिया 60 बच्चों का, 60 बच्चों में अगर हमारे पहले सैंपल में 5 स्टूडेंट हैं और दूसरे सैंपल में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जो 5 जो स्टूडेंट हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा। इसको पता चला 0 से कोई 0 पाया, कोई 20 में 6 नंबर पाया, कोई 18 पाया,
कोई 15 पाया, तो ये वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा यूनिट्स होंगी तो वेरिएशन कम होगा, भिन्नता कम होगी, जो भी विशेषताएं हैं वो बहुत भिन्न नहीं होंगी, मेरा कहने का ये मतलब है। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए अभी हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करेंगे, अगर हमारा ये कंसर्न है कि हम कुछ रिलीजियस ओरिएंटेशन, जो धार्मिक कुछ मान्यताओं की अगर स्टडी कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं 50% हिंदू हैं और बाकी 20-20-10 मान लीजिए और धर्मों के लोग हैं। लेकिन अगर आपने केवल उस पॉपुलेशन में से 10 लोगों को लिया, तो हो सकता है 10 में 5 हिंदू हो, 6 हिंदू हो, बाकी और धर्मों के लोगों का हो सकता है सिलेक्शन ना हो। तो जब कम यूनिट रहती है तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, क्योंकि जो भी विशेषताएं वो बहुत भिन्न होती है। लेकिन हम सैंपल का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो जो भी हमें सैंपल मिल रहा है वो कम पॉपुलेशन का ट्रू कॉपी होगा। अब समझ में आई कि नहीं बात? यस मैम। हाँ, इसीलिए हम सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव, और ये तरीका है सैंपलिंग एरर को कंट्रोल करने का भी, कि द लार्जर द साइज ऑफ द सैंपल द मोर रिप्रेजेंटेटिव इट इज ऑफ द पॉपुलेशन। अब सैंपल में हमने बताया था रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब साइज ऑफ द सैंपल का ध्यान रखना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। जो भी आप यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका सिलेक्शन दूसरी यूनिट को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसको हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपकी क्लास से हमको 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो हम अगर जन्मेजय को सेलेक्ट किया, उसने कहा मैडम राहुल भी फ्री है, श्रुति भी फ्री है एंड 5-10 इतने लोग अवेलेबल है, तो जब एक का सिलेक्शन दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उस कंडीशन में सैम्पलिंग एरर क्रिएट होगा। तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कहती है कि जो भी हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका सिलेक्शन दूसरे आइटम के सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जो है कि जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मीन्स देयर इज नो बेसिक डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट ऑफ सैंपल। सैंपल और पॉपुलेशन के बेसिक नेचर में अंतर नहीं होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ये भी कहती है, होमोजेनाइटी मीन्स सजातीयता, एक जैसा, सिमिलर। और ये भी कहती है अगर जैसे आईओडीएम की ही क्लास है, अगर आपकी क्लास के 60 बच्चों में से हमने 12 लोगों का 2 सैंपल बनाया, तो सैंपल ए की जो विशेषता है वही सैंपल बी की भी होनी चाहिए। तो एक पॉपुलेशन से अगर हम 2, 3, 4, 10 जितने भी सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसका नेचर एक जैसा होना चाहिए। सैंपल 1 का मीन, सैंपल 2 का मीन, सैंपल 3 का मीन सब एक होना चाहिए। इसके लिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में ये एजम्पशन है, भाई हम तो पॉपुलेशन से एक ही सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं। वो सब फॉर्मूला आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, उससे जो है पता चल जाता है। ये मीन जितना कम होगा उतना ही आपका सैम्पलिंग अच्छा होगा। तो सैम्पलिंग जो है ये जिसको बोलते हैं सैंपल के बीच में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये होमोजेनाइटी का प्रिंसिपल कहना चाहिए। अगर हम एक ही पॉपुलेशन में से 2 से अधिक सैंपल निकाल रहे हैं। अब सैम्पलिंग एरर, बायस वर्ड बहुत यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग हर जगह वी आर कंसर्न विद सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे कि सैम्पलिंग एरर एक स्टैटिस्टिकल एरर है जो तब अकर होती है when the researcher does not select the sample that represents the entire population of the data। अगर जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है और जो पॉपुलेशन की विशेषता है अगर उन दोनों में अंतर है तो उस कंडीशन में आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, and hence sampling gives rise to certain errors known as sampling error। तो उस कंडीशन में सैम्पलिंग में एरर होगा, त्रुटि होगी, अगर जो भी पॉपुलेशन से सैंपल लिया है वो उस पॉपुलेशन की विशेषताओं को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो अब जैसे इसमें देखिए, दिख रही है क्लियर स्लाइड? ये आपका पॉपुलेशन में ये 3 लेवल्स पे है,
आप ये देख रहे हैं इसमें से 2 चुने गए, इसमें से 2 चुने गए, लेकिन ऊपर वाले में से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या है, आपका सैंपल जो है वो बायस्ड है और सैम्पलिंग एरर हुआ। तो रिसर्चर्स ने सैम्पलिंग एरर 2 तरह की हुई है, बताइए। एक तो सैम्पलिंग एरर है, दूसरा नॉन सैम्पलिंग एरर है। सैम्पलिंग एरर 2 तरीके के होते हैं। सेम स्लाइड है। तो जो सैम्पलिंग एरर है वो 2 तरह के होते हैं। ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपके पॉपुलेशन में इन 3 तरीके के लोग हैं तो देखिए ऊपर वाले एकदम छूट गए। तो उस कंडीशन में जो ये 4 लोगों का सैंपल है, ये आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जब सैंपल के नेचर और पॉपुलेशन के नेचर में अंतर है तो उस कंडीशन में सैम्पलिंग एरर अकर होगा। इतना चीज समझ में आई कि नहीं? ये बायस सैंपल है। हाँ, अब सैम्पलिंग एरर arises when the characteristics of the sample and characteristics of the population differ. नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जो कि सैम्पलिंग एरर सैंपल के सिलेक्शन से रिलेटेड है कि सैंपल चुनने की जो विधि है वो सही नहीं है। नॉन सैम्पलिंग एरर वो एरर होते हैं that result during data collection and cause the data to differ from the true values. Non-sampling errors are caused by human error, such as mistake made in the survey process. अभी आगे हम लोग देखेंगे बहुत तरह के non-sampling error होते हैं. So non-sampling error is the error that arise in the data collection process as a result of factors other than taking a sample. तो इसमें जो त्रुटि हुई वो सैंपल के सिलेक्शन की वजह से नहीं हुई। ये त्रुटि कैसे हुई कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, आपके रिस्पोंडेंट्स का पूरा कवरेज नहीं है, या आपके क्वेश्चनर या जो भी टूल यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज, अब जैसे आप कुछ हमसे किसी ट्राइबल प्रजाति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, सपोज हमसे आप कोई क्वेश्चनर भरवा रहे हैं, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका इंस्ट्रूमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है। इसी से हम लोग बहुत बार फाइनल रिसर्च करने से पहले पायलट स्टडी करते हैं कि आप जो भी स्टडी करना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जानकारी है कि नहीं, किसी शब्द में कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का हम कंसिडरेशन करते हैं। तो सैम्पलिंग एरर वो त्रुटियां होती हैं जो सैंपल के सिलेक्शन से संबंधित होती है। जब सैंपल का सिलेक्शन जो भी सैंपल आपने सेलेक्ट किया वो पॉपुलेशन से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर जो है, ह्यूमन एरर्स है, ये त्रुटियां तब उत्पन्न होती है जब डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में कुछ समस्याएं हैं। So sampling error caused by the act of taking a sample, they cause sample results to be different from the results of the census. उस कंडीशन में क्या होगा, आप सैंपल से, सेंसस का मतलब हुआ यूनिवर्स, टोटल पॉपुलेशन, उस कंडीशन में आप सैंपल के रिजल्ट से पॉपुलेशन को इन्फर नहीं कर सकते हैं। So differences between sample and the population that exist only because of the observations that happen to be selected for the sample. Statistical errors और सैम्पलिंग एरर को हम स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ये करते हैं और उसका एस्टिमेशन हम स्टैटिस्टिक्स के उससे, मतलब जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है उससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर में नॉन सैम्पलिंग एरर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम सैंपल का साइज बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा सैंपल का साइज होगा उतना ही वो जो सैंपल आपका है वो पॉपुलेशन से एकदम मैच खाएगा। तो टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर इज जस्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल। और ये ध्यान रखें कि टोटल रैंडम सिलेक्शन करें, किसी भी पार्टिसिपेशन का सिलेक्शन दूसरे पार्टिसिपेशन के सिलेक्शन से इन्फ्लुएंस ना हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा और सैम्पलिंग एरर घटित होंगे। इतनी चीज समझ में आई कि जो सैम्पलिंग एरर है दैट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? दीज आर द एरर्स
that arise during the process of data collection and analysis. तो नॉन सैंपल एरर को आप सैंपल साइज बढ़ा के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नॉन सैम्पलिंग एरर में दो तरह के एरर है, नॉन रिस्पॉन्स एरर एंड रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर हम उसको कहते हैं when units selected as part of the sampling procedure do not respond in whole or in part, means when a non-response error occur, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, occurs when a useful response is not obtained from the surveys because researchers were unable to contact potential respondents. एक उदाहरण देते हैं, सपोज आप एक सर्वे करना चाह रहे हैं कि जो लोग इंटरनेट पे मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं उनके अंदर कुछ क्या मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, इसकी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये डिसाइड किया कि अगर कोई भी व्यक्ति 8 घंटे या 7 घंटे तक लगातार ये डिजिटल मीडिया पे रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो हाई इंटरनेट यूज कर रहा है, और वही हमें सैंपल में अपने लेना है। पर लेकिन क्या हुआ कि रिसर्चर उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया, उनको वो नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में ऐसे पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हो गए जो केवल 5 ही घंटे देखते थे, 4 घंटे देखते थे। तो उस कंडीशन में जो है वो नॉन रिस्पॉन्स एरर होगा। सो इफ ऑल आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल आर नॉट कवर्ड, देयर विल बी बायस इवन दो नो सब्सटीट्यूशन हैज बीन अटेम्प्टेड। बहुत बार सब्सटीट्यूट भी कर देते हैं, अगर नहीं भी किए, अगर रिसर्चर जो पोटेंशियल रिस्पोंडेंट है उसको किसी भी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में जो है वो नॉन रिस्पॉन्स एरर अकर होगा। रिस्पॉन्स अकर एरर्स का क्या मतलब हुआ? रिस्पोंडेंट से रिलेटेड त्रुटि, रिस्पोंडेंट आपका झूठ बोल रहा है, भूल गया, या किसी आइटम पे, अब जैसे मान लीजिए अगर ये आइटम है कि मैं 8 घंटे मैं अपना वीक में इतने घंटे इंटरनेट मीडिया पे बिताता हूँ, ज़्यादा देखता है तो भी डिजायरेबल रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस कंडीशन में रिस्पोंडेंट एरर होगा। इंटरव्यूअर का भी बायस हुआ, रिकॉर्डिंग की भी एरर हुआ, आपको पुअरली डिजाइन क्वेश्चनर है और मेजरमेंट एरर है। तो ये 5 जो एरर्स हैं वो रिस्पॉन्स एरर्स जो कि नॉन सैम्पलिंग एरर है। इन त्रुटियों को आप सैंपल का साइज बढ़ा के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा साइज ऑफ द सैंपल है, सैम्पलिंग एरर कंट्रोल हुआ। लेकिन ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर है, नॉन रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स एरर्स, उनको आप साइज ऑफ द सैंपल बढ़ा के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी चीज़ क्लियर हुई? नॉन रिस्पॉन्स एरर का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप पोटेंशियल आपका पार्टिसिपेंट है, आप उनको कांटेक्ट ही नहीं कर पाए, उनको सेलेक्ट ही नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में नॉन रिस्पॉन्स। जैसा लगता है कि कोई 8 घंटे का आपका स्टैंडर्ड रखा है, समहाउ आप उन तक नहीं पहुँच गए, या फॉल्टिली किसी भी तरीके से ऐसे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए जो केवल 5 ही घंटे बिताते हैं या 6 घंटे बिताते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स का कवरेज नहीं हुआ एंड द रिजल्ट इज नॉन रिस्पॉन्स एरर। A response or data error is any systematic bias that occurs during the data collection, analysis or interpretation. अब रिस्पोंडेंट के एरर में आप जानते होंगे रिस्पोंडेंट लेजी है, भूल गया है, और उसके बाद सोशल डिजायरेबिलिटी रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर किसी से ये पूछा जाए कि मान लो कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, अगर वो एकदम में नहीं पढ़ता हो तो भी वो बता रहा नहीं है मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, तो कुछ ऐसे आइटम जैसे सेक्स रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे सोशल स्टिग्मा या कुछ ऐसे सेंसिटिव आइटम्स के लिए जो है रिस्पोंडेंट इनकरेक्ट आंसर दे सकता है। बहुत बार रिस्पोंडेंट मिसअंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, क्या पूछा जा रहा है उसको समझ नहीं आया, उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, आप डेटा कलेक्शन कर रहा है वो उल्टा पुल्टा गैस कर रहा है, फेकिंग कर रहा है, छोड़ दिया क्वेश्चन। तो ऑल दीज आर रिलेटेड, ये सारी जो गतिविधियां हैं पार्टिसिपेंट के पार्ट से वो रिस्पोंडेंट एरर प्रोड्यूस करेंगी आपकी स्टडी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। बहुत बार प्रॉक्सी रिस्पोंडेंट भी
किसी और से डेटा कलेक्शन करना, किसी और से खाना पूर्ति हो गई, या हमने जन्मेजय को दिया भाई ये क्वेश्चनार भरना, उसने किसी और से करवा लिया, तो ये प्रॉक्सी रिस्पॉन्डेंट्स हो गए। तो जो त्रुटियां पार्टिसिपेंट या रिस्पॉन्डेंट उत्तरदाता के कारण होती है उसको रिस्पॉन्डेंट एरर होते हैं। जैसे हमने बताया, गलत जवाब देना, गेस करना, उसको कोई मोटिवेशन नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना कि केवल एवरेज आंसर दे देता है, ना कम ना ज्यादा। इसको हम लोग कहते हैं मिडिल, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में हम लोग कहते हैं मिडिल कैटेगरी पास। कोई क्वेश्चनर दिया जिसमें स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री 5 एंकर है, बीच में न्यूट्रल है, तो किसी ने पूरा न्यूट्रल पे ही टिक कर दिया, न्यूट्रल बता दिया, तो उस कंडीशन में क्या है, रिस्पॉन्स एरर होता है, रिस्पॉन्डेंट। अब इंटरव्यूअर का भी बायस होता है। अगर बहुत बार क्या है कि अगर रिसर्च में 2 या 3 इंटरव्यूअर्स हैं, तो हर इंटरव्यूअर अपने डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, तो इंटरव्यूअर बायस है। डिफरेंसेस अकर्स इन रिएक्शंस ऑफ द रिस्पोंडेंट टू डिफरेंट इंटरव्यूअर्स, टू इंटरव्यूअर्स ऑफ देयर ओन सेक्स और ओन एथनिक ग्रुप। इससे बहुत सारी स्टडी हुई है। बहुत बार क्या होता है कि अगर मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, इंटरव्यूअर फीमेल है, तो उसका कुछ इफेक्ट आता है। इसी तरह से फीमेल रिस्पोंडेंट है, मेल इंटरव्यूअर है, तो पैटर्न में डिफरेंट आता है। बहुत बार अगर हिंदू इंटरव्यूअर और मुस्लिम पार्टिसिपेंट है, तो बहुत बार ये जो रिस्पोंडेंट्स है ना, ये कुछ उनका रिएक्शंस भिन्न हो जाते हैं अगर इंटरव्यूअर उनकी कम्युनिटी का या उनके कैटेगरी का नहीं है। इंटरव्यूअर्स ट्रेंड नहीं है, कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसकी एक्सपर्टाइज नहीं है। तीसरा, बहुत बार क्या है कि इंटरव्यूअर भी बहुत वर्क लोडेड है, उसका भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी से जब हम बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि इंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर को मैटर करता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपका डेटा कलेक्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये कुछ इंटरव्यूअर या डेटा कलेक्शन या रिसर्चर के पार्ट से जो बायस है, दैट इज द इंटरव्यूअर बायस है। थर्ड वन इज मेजरमेंट एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत कंट्रोल करना चाहिए। आपके सवाल, मेजरमेंट एरर का क्यों होता है? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग डिवाइस ही नहीं सही है। अब मेजरमेंट एरर से रिलेटेड कौन कौन से हैं कि द क्वेश्चन इज अनक्लियर, एम्बिगुअस है, डिफिकल्ट टू आंसर। अब आपने हमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो आपका सवाल डेटा कलेक्शन को प्रभावित करेगा। The list of possible answers suggested in the recording instrument is incomplete. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग के पास ऐसे क्वेश्चनर आते हैं जिसमें हम किसी और कैटेगरी में जवाब दे, जो आपने एंकर दिया है उसमें मेरा जवाब फिक्र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक कौन लेके आई थी, इससे यूनिवर्सिटी टीचर पे कुछ कर रही थी कि योर पब्लिकेशन इन जर्नल्स एंड बुक्स। कोई हमारा मोनोग्राफ भी हो सकता है, हमारा कोई रेलेवेंट पब्लिकेशन, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई इंडिपेंडेंट स्टडी हो सकती है, तो वो एंकर्स उसमें नहीं थे। तो बहुत बार क्या होता है कि हम जिस एंकर पे जवाब देना चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स कैटेगरी उसमें नहीं है। हम तो क्या करते हैं, मेरे पास तो कोई अगर ले करके आया ऐसे भरवाने ना, और उसमें वो रिस्पॉन्स एंकर नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर पे हम एस्टेरिक लगा के हमें जो समझ में आता है हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगेन ये एरर भी तभी कंट्रोल होगा जब आप पायलट स्टडी आपने किया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये क्वेश्चनर ठीक नहीं है, या रिस्पॉन्स कैटेगरी ठीक नहीं है, या आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ठीक है। सो द डेफिनेशंस यूज्ड रिक्वेस्टेड इन, हाँ पहला हो गया सवाल क्लियर नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं। कि दूसरा है कि जो आंसरिंग जो अल्टरनेटिव है वो कंप्लीट नहीं है, क्या रिस्पांस देना चाह रहे हैं वो आपके क्वेश्चनर में मेंशन ही नहीं है। तीसरा, रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन अज्यूम्स अ फ्रेमवर्क अनफैमिलियर टू रिस्पोंडेंट। आपके सवाल कुछ ऐसी टॉपिक, ऐसे इश्यूज से रिलेटेड है जिसके बारे में रिस्पोंडेंट को कोई जानकारी नहीं है। चौथा है, द डेफिनेशंस यूज्ड बाय द सर्वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय द रिस्पोंडेंट।
जैसे इसका एग्जांपल दिया, हाउ मेनी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज डू यू हैव। तो उस तरह से जो डेफिनेशन सर्वे यूज कर रहा है और जो 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 रिस्पोंडेंट जिस पे बिलोंग करता है वो दोनों अंतर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट एरर इट इज रिलेटेड टू द टूल ऑफ योर डेटा कलेक्शन। अब इसके लिए जो 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 ये है कि प्लानिंग में ही नॉन सैम्पलिंग एरर्स को मिनिमाइज कर देना चाहिए। पायलट स्टडी कंडक्ट करिए, ठीक है, आपका क्वेश्चन है अच्छा भला बनना, उसकी भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्सपर्ट सजेशन ले लीजिए, ठीक है, और आपका रिस्पांस कैटेगरी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आप ये भी मुद्दा देख लीजिए कि जो इशू आप डेटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं उसके बारे में पार्टिसिपेंट को पूरी जानकारी हो। इस तरह से हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं जब आप इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करें और उससे रिलेटेड पायलट स्टडी करें। सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के ये 3 तरीके हैं। पहला तो सैंपल साइज बढ़ा दीजिए। सैंपल साइज जितना ज़्यादा होगा आपकी स्टडी आपके पॉपुलेशन से उतनी क्लोजर होगी। और बहुत बार क्या होता है कि डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन को कई ग्रुप्स में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक डेमोग्राफिक मेक अप 20% ऑफ द पॉपुलेशन, मेक श्योर दैट योर स्टडी इज मेड अप ऑफ दिस वेरिएबल। तो इसको हम, ये जो उदाहरण है सेकंड वाला, इसको हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। हम पॉपुलेशन को कुछ वेरिएबल के आधार पे बांट देते हैं और जितना परसेंट पॉपुलेशन में होता है उतना ही परसेंट हमारे सैंपल में होता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको आपके पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जानकारी हो। कितनी पॉपुलेशन है, कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे रिगार्डिंग एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, आपका जेंडर, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उस डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जब ये 3 चीज़ रहेंगी तो सैम्पलिंग एरर कम होगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर हम एप्रोप्रिएट डिजाइनिंग ऑफ टूल्स से अब जैसे रिस्पोंडेंट मान लीजिए मिडिल कैटेगरी बायस है तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देके कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक कॉन्शियस होकर के आप आंसरिंग कीजिए, जो उत्तर सही है उस पर जवाब दीजिए। और उसके बाद अब जैसे फॉल्स कीड और ट्रू कीड दोनों तरह के आइटम होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर में बताएंगे। जैसे एक सवाल जैसे आपने ये किया कि मुझे अंधेरे में डर लगता है, आइटम नंबर 1। नेक्स्ट आप उसको उल्टा करके पूछ लेते हैं कि मैं अंधेरे में बहुत आरामदायक महसूस करता हूँ। सेम, तो उस पर अगर वो फेकिंग या गैसिंग करेगा तो वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से सोशल डिजायरेबिलिटी को भी हम लोग चेक करते हैं कि रिस्पोंडेंट क्लियर कट आंसर दें। तो इस तरह से हम लोग नॉन सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब these are the main types of probability और non probability सैम्पलिंग। और ये जो है इसको हम कल की क्लास में करवाएंगे। अब कल हमें स्लॉट बता दीजिएगा। तो कल हम ये सोच रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए सबसे पहले रैंडम सैंपल क्या होता है ये हम बताएंगे, रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं ये हम बताएंगे। और ये सारी बातें जो है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, पॉपुलेशन और ये सैंपल। तो उस तरह से हम सारे बताएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी में ये 4 है, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर। तो कल हम कोशिश करेंगे कि ये चारों पूरा समझा दें एग्जाम्पल के साथ। तो कल का कोई टाइम स्लॉट तुम लोग बता देना, क्योंकि अभी हम जो है क्या बोलते हैं कि अगर अभी हम उसको बताएंगे ना तो थोड़ा सा इंग्लिश है तो उतना नहीं समय होगा। 3 बजने जा रहा है, ठीक है। और ये हम कल तो परसों जैसा आपको होगा, आइदर थर्सडे और फ्राइडे एक टाइम स्लॉट कोई भी तुम लोग अपने